हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं आपका साइंस टीचर अल्ताफ सर आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम अम्ल भस्म एवं लवण है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, किताब का जो क्वेश्चन आंसर है, उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर में भी कौन से क्वेश्चन आंसर, तो जो पेज नंबर में जो क्वेश्चन आंसर देता है, जिसको पाठ्य निहित प्रश्न कहते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होगा, A to Z क्वेश्चन होगा, कोई भी छूटेगा नहीं। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न का, एनसीईआरटी का जो अभ्यास प्रश्न है उस पर जिक्र करेंगे। आज चलिए हम जो शुरू करने वाले हैं उसमें एनसीईआरटी का पाठ्य निहित प्रश्न है, जिसमें आप सबसे पहले आप देख लीजिए। अच्छा, वही बात दोबारा लिखा हुआ है, बोर्ड्स गुरु का सुंदर सा लोगो है, फिर क्लास 10th के लिए अम्ल, अच्छा क्षारक या क्षार या भस्म कुछ भी लिखता है, लवण, जिसका प्रश्नोत्तर करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। ये केमिस्ट्री का वीडियो है, ठीक। तो चलिएगा। अच्छा, ये एक चीज आपको पहले बता दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, तो कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल का स्रोत है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार, मतलब इसमें से सब में से कोई कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है, ठीक। अब जैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा, विनेगर या सिरका जो है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो यहां से क्वेश्चन किस लेवल से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन 4 को डालेगा, जिसमें एक ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल भी होगा। तो याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल। उस तरह से संतरा में, तो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक। सॉरी, ये संतरा में। उसके बाद जो इमली आप सुने होंगे, इमली, इस इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद जो खट्टा दूध या दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से बताएं, नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, संतरा और नींबू दोनों में कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। फिर उसी तरह से आपको बता दें कि चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेटल का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। एक टमाटर छूटा हुआ है, उस टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ये 5-6 जो हम आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देखे रहिएगा ध्यान से। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में हम सबसे पहला पेज नंबर 20 का एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये पेज नंबर 20 में एक क्वेश्चन है, ये आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा है नहीं वैसे, लेकिन क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं पूछते तो फिर ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 परख दी गई है, 3 परख दिया गया है। जैसे हम यहाँ पे 3 परख ले लेते हैं। ये पहला परख है, फिर एक और परख ले लेते हैं, ये दूसरा हो गया, और फिर तीसरा। ये 3 परख दिया गया है और इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। सुनिएगा, कह रहा है इसमें से एक में आश्वित जल, आश्वित जल मतलब कि शुद्ध जल रखा गया है, ठीक, एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन रखा गया है, और दूसरा में एक में अम्लीय विलयन रखा गया है, और दूसरे में क्षारीय विलयन रखा गया है। अब कह रहा है कि देखिए, ई नहीं हमको मालूम है कि किसमें अम्लीय विलयन है, किसमें क्षारीय विलयन है, और किसमें शुद्ध जल है, आश्रित जल है। ये नहीं पता है, तीनों में से किसी में पता नहीं। और कलर तो सबका सेम ही होगा तीनों का, चाहे अम्लीय विलयन हो या क्षारीय विलयन हो या जल हो, तीनों का कलर भी अभी देखने में सेम होगा, ठीक। मतलब कोई कलर नहीं होगा। दूसरा चीज कि इसमें पता भी नहीं है, टेस्ट करके भी नहीं बताना है। तो क्वेश्चन पूछा आगे कि यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र दे दिया जाए, एगो लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, तो प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ का पहचान आप कैसे करेंगे? टेस्ट करके नहीं बताना है, बस एगो लाल लिटमस पत्र आपको दिया गया है, इसी से पता लगाना है कि इसका मतलब इसमें से कौन अम्ल है, कौन अम्लीय विलयन है,
कौन क्षारीय विलयन है और कौन आश्रित जल है, इसका पता कैसे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, टेक्निक बता दे रहे, उसके बाद भाषा सुन लेना। तुम क्या करते हैं कि तीनों परख नली में, जिसमें से एक में किसी एक में ये नहीं पता किस एक में शुद्ध जल होगा, एक में अम्लीय विलयन होगा, एक में क्षारीय विलयन होगा। तीनों में क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ जो लाल लिटमस पत्र है ना, इसको बारी बारी से ले जाते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, हम आपको बताए होंगे कभी ना कभी, उसको आप याद रखिएगा। हम बताए होंगे कि जो क्षार होता है ना, क्षार, ये क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है। सुन लो फिर से, जो क्षारीय विलयन होता है या जो क्षार होता है, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो अब एक बात बता रहे हैं, इसी कंसेप्ट पे हम इन तीनों का पहचान करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सुन लो, ध्यान से सुनना। इस लाल लिटमस पत्र को उठाएंगे, एक बार इसमें डुबोएंगे, एक बार इसमें डुबोएंगे और एक बार इसमें डुबोएंगे। लेकिन सुनना ध्यान से बात को, बात यह है कि जब आप तीनों में डुबोएंगे ना, तो ये जो लाल लिटमस पत्र है ना, उसी में इसका कलर चेंज होगा। इन तीनों में से उसी में उसका कलर चेंज होगा जो विलयन क्षारीय होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। अब तीनों में बारी बारी से डालेंगे, जिसमें डालने के बाद, इन तीनों परख नली में से जिसमें डालने के बाद लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए, वो क्षारीय विलयन है। तो मान लेते हैं कि बी नंबर वाला जो है ये क्षारीय विलयन है, बी नंबर वाला क्षारीय विलयन है। अभी कैसे पता चला, तो हम आपको क्या बताए हैं कि ये लाल लिटमस पत्र को तीनों में डाल के देखें, इसमें डालें उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं, फिर इसमें डालें इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं, बीच वाले में डाले हैं तो वो क्या किया है कि लाल को नीला बना दिया है। इसका मतलब कि ये बीच वाला जो मतलब परख नली है ये क्षारीय विलयन है। तो चलिए तीनों में से एक तो पता चल गया कि क्षारीय विलयन कौन है। अब बात यह है कि बाकी दूगों का कैसे पता लगाएंगे कि कौन अम्लीय विलयन है और कौन शुद्ध जल है। तो इसका टेक्निक बताते हैं। अब ये क्षारीय विलयन को क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इस क्षारीय विलयन को क्या कीजिए कि इसका थोड़ा थोड़ा मात्रा दोनों बर्तन में डाल दीजिए। जैसे एबीसी में से बी क्षारीय है, तो बी में से क्या कीजिए कि कुछ मात्रा इसमें डाल दीजिए ए में और कुछ मात्रा सी में डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा तो सुनना, इन दोनों में से जिस बर्तन में शुद्ध जल होगा उसमें क्षारीय विलयन डालने के बाद अब वो क्या हुआ कि क्षार का जलीय विलयन बन गया, मतलब कि वो भी अब फिर क्षार हो गया। और अम्लीय में जो अम्लीय होगा उसमें क्षार डालने के बाद अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना लेगा, उसका अम्लीय गुण समाप्त या कम हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, जो लाल लिटमस पत्र है बचे हुए दो बीकर में जिसमें हम क्षार को डाले हैं बारी बारी से लेके जाते हैं, जिसमें ले जाने के बाद फिर से वो लाल वाला लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो वो शुद्ध जल था, और जिसमें नीला नहीं होता है या उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब पहले से अम्ल था, क्षार डाल दिए तो वो लवण और जल में बदल गया, तो अब वो रंग में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, तो वो पहले से अम्ल था। देखिएगा, भाषा सुनिएगा क्या है। तीनों परख नली में एक एक करके लाल लिटमस पत्र को डुबोते हैं। सबसे पहला बात, लाल लिटमस पत्र तीन में डुबोते हैं। जिस परख नली का विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वो क्षारीय होगा, तो बी वाला हमारा क्षारीय था अकॉर्डिंग टू मी। अगला है कि शेष दो परख नली में क्षारीय विलयन की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल देते हैं। अब क्या करते हैं कि क्षारीय का पता चल गया, अभी दोनों का पता नहीं चल रहा है कौन शुद्ध जल है और कौन अम्लीय विलयन है। क्या करते हैं कि ये क्षारीय वाला को दोनों में डालते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, आप दोनों परख नली में बारी बारी से लाल लिटमस पत्र को डुबोते हैं। जिस परख नली का मिश्रण लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसमें आश्रित जल था, हाँ पहले से जल था, अब क्षार डाल दिए तब वो क्षार हो गया। अब उसमें लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो नीला होगा, तो उसमें पहले से आश्रित जल था। और जिस परख नली का मिश्रण लाल लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है उसमें पहले से अम्ल था, क्षार डालने के बाद वो लवण में बदल गया। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा। बहुत जबरदस्त लेवल पे हम काम किया आपके साथ इस वाले क्वेश्चन पे, हमको एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतना जबरदस्त लेवल पे आपको कोई समझा के नहीं जा सकता है। तो चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, ये एक नंबर क्वेश्चन था। अगला हम बात करेंगे पेज नंबर 24 का क्वेश्चन।
पेज नंबर 24 के क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो पेज नंबर जो 24 का जो क्वेश्चन है इस पे अगर बात करेंगे तो इसमें वो क्वेश्चन दिया कि मैंने एकदम लॉजिकल जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन दिया, समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि पीतल और तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो हम आपको एक जानकारी के बाद बताएं कि पीतल और तांबा का जो बर्तन होता है, पीतल और तांबा जैसा मतलब कि कोई भी धातु, पीतल और तांबा जैसा जो धातु है, ये जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, जब ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, सुनिएगा ध्यान से, हम फिर से बोल रहे हैं आपको, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, वो भी कैसा धातु, तो पीतल और तांबा जैसा धातु, पीतल और तांबा जैसा धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो विषैला और हानिकारक लवण बनाता है, विषैला और हानिकारक लवण बनाता है, जिसके उपयोग से मतलब कि हमको क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए कभी भी मतलब कि किसी अम्ल या अम्लीय पदार्थ को इन तांबा और पीतल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। फिर से हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा, पीतल और तांबा के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ, अब दही या खट्टा पदार्थ है तो ये जो दही या खट्टा पदार्थ है इसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, और पीतल तांबा का बर्तन जो है जब इस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कैसा विषैला लवण बनाता है, विषैला या हानिकारक लवण बनाता है। इसीलिए खट्टे दही जैसे खट्टे पदार्थ को ये पीतल या तांबा जैसे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर देख लो यहाँ पे, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है जो पीतल एवं तांबे जैसे धातु से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण या विषैला लवण बनाता है। यही कारण है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही जैसे खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। एकदम आसान से समझ में आ गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिएगा आपके सामने कि धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, इस अभिक्रिया में बनने वाली गैस का नाम बताइए तथा उस गैस की उपस्थिति का परीक्षण आप कैसे करेंगे, वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले करा कि धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो जो धातुएं हैं हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए, जितनी भी धातुएं हैं जब वो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं ना, अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण के साथ साथ एक गैस बनाती हैं जिसका नाम है कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब इस हाइड्रोजन गैस के पहचान के लिए, इस हाइड्रोजन गैस के पहचान के लिए एक जांच होता है जिसको हम पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन है कि धातुएं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। हम आपको बताए हैं कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती हैं। और दूसरा बात यह है, सुनिए क्या पूछा है कि इस अभिक्रिया में बनने वाली गैस का नाम बताइए। तो हम आपको बता दिए कि इस अभिक्रिया में बनने वाले गैस का नाम क्या है, सॉरी हम यहाँ बोले लवण और जल नहीं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और इस अभिक्रिया में बनने वाले गैस का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। और क्वेश्चन में आगे पूछा है कि सुनिएगा ध्यान से कि उस गैस की उपस्थिति का परीक्षण आप कैसे करेंगे, वर्णन कीजिए। तो बोला है कि जो गैस बनता है उसका परीक्षण कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, दानेदार जिंक डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड से इस प्रखनली को खड़ा करके और क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉर्क लगा करके उसमें एक परवाह नली जोड़ते हैं और उस परवाह नली को, ध्यान से सुनना, एक साबुन के विलयन में भेजते हैं। अब क्या होता है कि जब इस साबुन के विलयन में परवाह नली से यहाँ से परवाह नली को जब सेट कर देते हैं और धीरे धीरे जब कुछ समय बाद देखते हैं कि यहाँ पे जिंक जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो यहाँ आने के बाद यहाँ से ये साबुन के विलयन से जब गुजरता है तो हाइड्रोजन गैस जो है साबुन के विलयन के बुलबुला के रूप में निकलता है। और जब मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती इसके पास लेके जाते हैं तो ये बुलबुला पट पट के आवाज के साथ जलता है, समझे। जिससे ये क्लियर होता है कि इसे निकलने वाला जो गैस था वो हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस था। तो यही इसका प्रयोग है। यहाँ देख लीजिए, धातु के साथ धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला करा कि जांच का उदाहरण क्या है, तो एक प्रखनली में तनु HCl या
सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डालिए, अब परखनली के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाइए, या डायरेक्टली यहाँ लेके जा सकते हैं या इस तरह से बुलबुला के रूप में भी लेके जा सकते हैं। जब लेकर के जाएंगे तो हम देखते हैं कि वो पट पट की आवाज के साथ परखनली के ऊपर निकलने वाला गैस जलता है, जिससे यह पता चलता है कि निकलने वाला गैस कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। इस टेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो पॉप टेस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए, ये हम पॉप टेस्ट पढ़ के भी आए हैं, ये प्रयोग भी पढ़ के आए हुए हैं, उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है कि तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है तनु HCl, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट के साथ बुदबुदाहट उत्पन्न होता है। इसमें उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न गैस में उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड, यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला बात सुनिए, कुछ कहा है कि एक धातु यौगिक ए, तो ए नाम का कोई धातु यौगिक है, आप हमको समझने का प्रयास कीजिएगा। ए नाम का कोई धातु यौगिक है, उसका नाम पता नहीं है, ठीक, उसका सूत्र भी पता नहीं है। ये किससे, तो कहा है कि तनु HCl से, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, वो भी कैसा, डाइल्यूट। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आगे सुनिएगा, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है, इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने वाले गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके लिए हम चूना पानी टेस्ट पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैस निकलता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है, तो कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे एक बात क्या बोला, यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो आगे बोला है कि इसमें दूसरा जो पदार्थ बन रहा है वो CaCl2 है, तो बोला है कि इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें दूसरा पदार्थ क्या होगा, तो हम आपको बता दें, आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें 2 पदार्थ आपको दिख रहा है सीधा सीधी, कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक CaCl2 बन रहा है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन भी है ना। तो इसके रिएक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, तो हम आपको बता दें कि ये रिएक्शन जो है, मतलब कि आपके लेक्चर में होगा, बुक वाले लेक्चर में होगा, जिसका यहाँ पे सही आंसर लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और इसको संतुलित करने के लिए, संतुलित कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन चेक करते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 गो था, यहाँ 2 लगाए हैं तो इधर भी 2 गो हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करते हैं तो 2 और 1 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, ठीक ठाक है। उसके बाद अगर क्लोरीन की बात करें तो 2 क्लोरीन यहाँ और यहाँ Cl2, यहाँ भी 2 क्लोरीन, ये भी ठीक ठाक है। अब कार्बन की बात करें, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये भी सही है। कैल्शियम एक संतुलित समीकरण, इसका संतुलित समीकरण यही होगा। चलिए, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल में HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण पर क्यों प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि ये HNO3 और HCl जो है ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो हम आपको बता दें, आप ध्यान से सुनिएगा, ये चाहे HCl हो और चाहे HNO3 हो, मतलब कि ये जब जलीय विलयन में होता है ना, एक्वेटिक फॉर्म में होता है ना, तो सुनिएगा क्या होता है, ये एक आयन देता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन देता है जो इसके अम्लीय होने का पहचान है। लेकिन जो अब दूसरा नाम बोला है कि ग्लूकोज, तो C6H12O6, और एक और बोला है अल्कोहल C2H5OH। इसको अगर आप पानी के साथ मिलाइएगा, इसको अगर आप जल के साथ घोलिएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसा कोई आयन नहीं उत्पन्न होता है, ठीक। यही कारण है कि ये HCl और HNO3 जैसा जो अम्ल है ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और ग्लूकोज और अल्कोहल जैसा जो पदार्थ है ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, HCl और HNO3 जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है,
लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। यही कारण है कि HCl और HNO3 जल में घुलकर अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। एकदम सरल भाषा में आसान मेरे द्वारा लिखा गया ये नोट, मतलब क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। एकदम इसमें एकदम एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है, अगर इसको आप देखो तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अब अम्ल जो होता है, चाहे कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, कोई भी, चाहे HCl अम्ल हो, अगर इसको भी अगर आप जल में मिलाएंगे ना तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, या एक आयन होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वो जल के अणु से मिल करके और हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, अगर उसको आप जल के साथ मिलाएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, और उसके बाद वो हाइड्रोजन आयन फिर जल के दूसरे अणु से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा, मतलब आयनों में टूट जाता है। सिंपल बात है। अब बात यह है कि जो द्रव पदार्थ होता है, फिजिक्स का बात है कि जो द्रव पदार्थ होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है आयनों द्वारा होता है। तो सिंपल बात यह है कि जो अम्ल का जलीय विलयन है उसमें आयन पाया जाता है, और जब आयन पाया जाएगा, जब आयन पाया जाएगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा। तो यहाँ आंसर कैसे लिया, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, जो द्रव में विद्युत धारा प्रवाह के लिए क्या होता है, आवश्यक है। यही कारण है कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। एकदम आसान और सरल भाषा में लिखा हुआ आंसर है। चलिए हम आगे बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस, मतलब कि सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। अब सिंपल बात यह है, ध्यान से सुनिएगा अच्छा से बात को, कि अगर HCl का हम विलयन ले लें HCl का अगर जलीय विलयन ले लें, इसमें अगर हम लिटमस पत्र को डालें, मतलब HCl के जलीय विलयन में अगर हम नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। ऐसा क्यों, तो HCl जब जलीय विलयन में टूटता है ना तो ये अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और तब ये हाइड्रोजन आयन अम्लीय गुण जो है इसके नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल कर देता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो है कि HCl जो है ना गैस है, वो भी कैसा HCl गैस, तो सूखा हुआ, उसमें हाइड्रोजन आयन होगा ही नहीं। सूखे हुए शुष्क HCl गैस में, शुष्क HCl गैस में समझने का प्रयास कीजिएगा। शुष्क HCl गैस में, शुष्क HCl गैस में किसका अभाव होता है, तो हाइड्रोजन आयन का अभाव होता है। मतलब कि उस टाइम में ये शुष्क HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन में नहीं टूट पाता है, जिस कारण से ये क्या करता है, तो जो लिटमस पत्र है उसके रंग को नहीं परिवर्तित कर पाता है। ठीक, तो वही भाषा लिखा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र पर होने के कारण अम्ल आयनों में नहीं टूट पाता है तथा अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। यही कारण है कि शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि तनु अम्ल को ध्यान से, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है, यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। ये तो हम पढ़ के आए हुए हैं कि तरीका क्या है तनु करने का। तो तनु करने का तरीका है कि कभी भी अम्ल में पानी को नहीं डालें। जब आप अम्ल में पानी को डालेंगे तो उस टाइम में ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिससे उस छींटा उड़ेगा और कहीं लाएगा तो जल उड़ जाएगा प्रयोग करने वाले का, या हो सकता है कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने का कांच का जो बर्तन है वो टूट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, तो जिससे मैंने खतरा हो सकता है। तो फिर क्या करें वहां पे, तो नहीं, जल में अम्ल को डालें तनु करने के लिए, याद रखना जल में अम्ल को। तो वही बात लिखा है कि ऐसा क्यों कहा जाता था, लिखा है कि अम्ल का तनुकरण करते समय अम्ल को पानी में वो भी धीरे धीरे डालना चाहिए और हिला हिला कर, ताकि वो मिलता रहे। अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। ऐसा क्यों, तो लिखा है क्योंकि पानी को अम्ल में मिलाने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण परखनली विस्फोट हो सकता है और मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है।
अब ये स्फलित होकर मतलब उबला कर बाहर आ सकता है, जिससे प्रयोग कर रहे व्यक्ति का शरीर जल सकता है, जो हमारे लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। बस इतनी बात है और कुछ है नहीं वैसे इसमें। चलो अगला हमारा क्वेश्चन का चाहिए, सुन लो। अगला क्वेश्चन है NaOH के विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अजीब बात है, वो पहले से NaOH का विलयन है, पहले से जो आप विलयन लिए हैं, सुनिए बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले से जो आप विलयन लिए हैं वो NaOH का विलयन है। पहले से आप जो विलयन लिए वो क्या है, एक बर्तन में आप पहले से एक विलयन लिए हैं तो पहले ही से क्या है, NaOH का जलीय विलयन है, ठीक है। अब NaOH का जलीय विलयन है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन पहले ही से होगा, इसमें पहले से ही कौन आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा। आगे का जी ध्यान से सुनिएगा, जब NaOH विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, अब करा इसमें और कौन एक और क्षार मिला देते हैं, अब और कौन क्षार मिलाइएगा तो वो भी इसमें कौन सा आयन उत्पन्न करेगा, तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो करा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को कैसे प्रभावित करती है, तो उसकी सांद्रता को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे NaOH के विलयन में अधिक क्षारक मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 31 का है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है। आपके पास दो विलयन है ए और बी, दो विलयन है ए और बी। बोल रहा है विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 8 है, मतलब कि 2 विलयन दे दिया है। हम कहीं पे ले लेते हैं, अच्छा यहीं पे ले लेते हैं। देखो एक बर्तन में विलयन दिया है जिसका नाम रखा है ए, ठीक, एक दूसरे बर्तन में विलयन दिया है जिसका नाम रख दिया है बी। अब क्या बोला है कि आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। विलयन ए का पीएच मान 6 है, इसका पीएच मान है 6, इसका पीएच मान क्या है, तो इसका पीएच मान है 6, इसका पीएच मान दे दिया है कितना, बी का पीएच मान दे दिया है 8। कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है। अब एक बात आपको बता देते हैं, पहले अम्लीय क्षारीय जान लेते हैं। तो जिसका पीएच मान जितना कम होता है उतना अधिक अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान अगर 6 है तो ये अधिक अम्लीय है, इसका पीएच मान 8 है तो ये कम अम्लीय है या क्षारीय है। तो सिंपल बात है, पहले तो ये देख लीजिए, पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय है और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। तो पीएच मान 6 वाला क्या है, तो क्षारीय है। इतना क्लियर हो गया, माने ए विलयन ए जो है वो क्या है, क्षारीय है। और पीएच मान 8 वाला क्या होगा, तो विलयन बी जो है वो, देखिए गलती बोला गया यहाँ पे, देखिएगा ये पीएच मान 6 वाला जो है ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। और पीएच मान 8 जो है ये कौन प्रकृति का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अम्लीय क्षारीय जब क्लियर हो जाएगा तो दूसरा बात एक सुनिएगा, हम आपको पढ़ा के आए हैं कि जो पदार्थ जितना अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक होती है। तो ये अधिक अम्लीय है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, और ये कम अम्लीय है, ये क्षारीय है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होगी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि आपके पास 2 विलयन ए और बी है, हम लिख दिए ए और बी। कह विलयन ए का पीएच मान 6 है, इसका पीएच मान 6 है तो ये अम्लीय होगा, सिंपल बात है। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि विलयन बी का पीएच मान 8 है, अभी 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, ये भी क्लियर है भाई। तो पहले तो क्लियर हो गया किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अब एक बात सुनिएगा, जो जितना अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक होगी, और जो जितना क्षारीय है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही कम होगी। तो दोनों में किस में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, तो वो भी ए में। अब बात है कि इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है, तो ए अम्लीय है और बी क्षारीय है। आंसर यहाँ लिखा है कि विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इसे क्लियर हो गया क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है। आगे बोला कि विलयन ए अम्लीय है, सिंपल बात, क्योंकि पीएच मान 6 से कम, भले 7 से कम है, तथा विलयन बी क्या है, क्षारीय है। उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे पीएच स्केल भी दिया हुआ है, इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 7 होता है शुद्ध जल का दिया है, मतलब कि ध्यान से सुनना कि ये उदासीन है, इसे इधर जाएगा तो अम्लीयता बढ़ेगा और इधर आएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। तो जिसका 6 दिया था वो अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसका 8 दिया था वो क्षारीय प्रकृति का होगा, और जितना अम्लीय होगा उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता उतना ही अधिक होगी। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, नहीं समझ में आता, कमेंट में तुम बता देना, उस प्रॉब्लम को हम मतलब एक वीडियो के माध्यम से दोबारा आपके सामने सही करके लेकर के आएंगे। फिलहाल में एक क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब बढ़ेगी
तो विलयन अम्लीय होता जाएगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे जैसे घटेगी उसकी अम्लीयता घट जाएगी। बस इतने बात है। फिर से कह दे रहे, सुन लो। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने पर उसकी अम्लीयता घट जाती है। लिखा भी होगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ जाती है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने पर विलयन की अम्लीयता जो है घट जाती है। सिंपल बात है एकदम, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं वैसे। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 31 का ही क्वेश्चन चल रहा है। पेज नंबर 31 में कुछ क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन है कि क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? पहले तो पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब हमसे पूछा है कि होते हैं कि नहीं। आगे पूछा है अगर होते हैं तो वो क्षारीय या क्षारीय क्यों है? सिंपल बात है, हम कह रहे हैं कि जिस विलयन जो माने एक हम डिफिनेशन पढ़ के हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो तो अम्लीय होता है। लेकिन यहाँ पे है कि क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है कि नहीं। कह रहा है एनसीईआरटी वाला कह रहा है कि अगर होता है तो फिर उसको क्षारीय विलयन क्यों कहेंगे। ये भी गजबे बात है क्योंकि डिफिनेशन भी उसी लेवल का है कि ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन देता हो अम्लीय है या अम्ल है। लेकिन बात सुनिए ध्यान से, हम आपको एक बात बताते हैं जो कंसेप्ट का बात है, ध्यान से सुनना। कि जैसे हम 2 गिलास लेते हैं, आप खुद समझिएगा बात को। 2 गिलास लेते हैं, एक गिलास में क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनना कि नींबू का रस लेते हैं 100 ml, ठीक, और इसमें चीनी लेते हैं 2 ग्राम सपोज दैट, ठीक। और दूसरा गिलास में क्या करते हैं कि नींबू का रस लेते हैं 2 ml और इसमें क्या करते हैं चीनी ले लेते हैं 100 ग्राम। अब एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, नींबू का रस इस गिलास में भी है और नींबू का रस इस गिलास में भी है, चीनी इस गिलास में भी है, चीनी इस गिलास में भी है। अब बात यह है कि हमसे कोई पूछेगा कि दोनों में कौन खट्टा है, तो सबसे पहले ये कि दोनों में नींबू का रस किसमें है, तो आप देख ले इसमें भी है और इसमें भी है। अब दोनों में कौन खट्टा है, तो भाई नींबू का रस दोनों में है तो दोनों खट्टा होना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत हद तक सही नहीं होगा, कारण बताते हैं। यहाँ पे नींबू के रस का मात्रा देखिए, मात्र 2 ml, एकदम चुटकी भर। आज चीनी देखिए कितना, 100 ग्राम। तो यहाँ पे चीनी की मीठापन की मात्रा अधिक है और खट्टापन की मात्रा कम है, तो ये खट्टा से ज्यादा क्या लगेगा, मीठा लगेगा। एकदम सेम उसी तरह से यहाँ चेक कीजिए, यहाँ नींबू के रस का मात्रा अधिक है और चीनी का मात्रा कम है तो दोनों मात्रा, लेकिन यहाँ पे खाटापन का मात्रा ज्यादा है ना और मीठापन का मात्रा कम है, तो है तो दोनों, लेकिन ये कैसा लगेगा, तो खट्टा लगेगा। एकदम सेम कंसेप्ट इसमें काम करता है कि विलयन भले क्षारीय हो लेकिन उसमें हाइड्रोजन आयन होता है, बस उसकी मात्रा कम होने के कारण ना, होता है लेकिन मात्रा कम होने के कारण उसका प्रभाव कम हो जाता है, इसीलिए उसको हम अम्लीय विलयन नहीं कह के क्षारीय विलयन कहते हैं। तो सुनिए क्या लिखा है, क्या किसी क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं कि नहीं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, ना मात्र के बराबर होते हैं, लेकिन होते हैं। अब अगला बात है कि अगर हैं तो वो क्षारीय क्यों है, तो क्षारीय क्यों है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बहुत अधिक है, किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा। तो लिखा भी है, हाँ किसी क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से बहुत कम होती है। किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से। अब हाइड्रोक्साइड आयन किसका पहचाना, तो क्षारीय का। अगला बात यह है, इस प्रकार के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण इस विलयन को हम कौन विलयन कहते हैं, तो क्षारीय विलयन कहते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से, कुछ नहीं समझ में हो तो बोलिएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, भाषा काफी सरल भाषा लिखा हुआ है। आपको किसी बुक में, किसी नोट्स में, किसी क्वेश्चन बैंक में या किसी भी प्रेफरेंस बुक में इतने आसान भाषा में आंसर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये पेज नंबर 31 का शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ उम्मीद है कि लास्ट ही होगा। नहीं, इसके बाद और क्वेश्चन है, वो 36 का है, लेकिन पेज नंबर 31 का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई किसान खेत की मृदा
कि किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करता है। तो हम आपको बता दें, और हम जब लेक्चर कर रहे थे उसमें भी बात किए थे कि हम लोग सुनते हैं रेहाट, मिट्टी में रेहाट आ जाता है, तो उससे में क्या होता है ना कि जहाँ पे वो रेह लग जाता है ना, तो वहाँ की मिट्टी की जो अम्लीयता है बढ़ जाती है। मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण वहां पे फसल नहीं, अच्छा फसल नहीं उपज पाता है। पौधा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, उपजाऊ नहीं होता है उस मिट्टी का पौधा। उस टाइम में क्या करते हैं, तो उसके अम्लीयता को कम करने के लिए या मिट्टी का जो पीएच मान है वो संतुलित करने के लिए उसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अब क्षारीय पदार्थ के रूप में किसान को जो पदार्थ मिलाने का सलाह दिया जाता है वो 3 गो पदार्थ है। कौन कौन? तो या तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना हम जानते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, या चौक का एक नाम सुने होंगे, चौक या खरिया बोलते हैं उसको। यही 3 गो चीज मिट्टी में मिलाने का सलाह दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये क्षारीय प्रकृति का है। अब मिट्टी हो गया अम्लीय प्रकृति का, तो अम्ल और क्षार मिलेगा तो फिर मिट्टी को, उसके पीएच को उदासीन बना देगा, जिससे क्या होगा फसल की उपज फिर उस मिट्टी मतलब फिर से वो मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो भाषा उसी लेवल का आप देख लीजिएगा। जब खेत की मिट्टी की अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके पीएच मान को क्या करने के लिए है, ये याद रखिएगा, संतुलित करने के लिए किसान उसमें मिट्टी में या तो बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना या चौक, ये 3 में से किसी एक पदार्थ का उपयोग करता है। यहाँ देख लीजिए, इस तरह से खादर के तौर पे गिराते हैं और मिट्टी में फिर से जुतवा के मिलवा देते हैं। उससे क्या होगा कि धीरे 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 मिट्टी का जो मतलब पीएच मान है वो संतुलित हो जाएगा और फिर वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। चलिए, अब इसके बाद जो है छोटा छोटा क्वेश्चन है, बात करते हैं। पेज नंबर 36 का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है और लेक्चर लाइन से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ से देख लेते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया आपको याद हो तो वहाँ पे क्या होता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। तो सिंपल बात बोला है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण है। तो ये कैल्शियम मतलब कि क्लोरीन से कौन अभिक्रिया किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहा है कि इसका कौची बताइए, नाम बताइए। तो हम गलती से सूत्र लिख दिए, अच्छा रुकिए नामों लिख देते हैं। तो भाई साहब का नाम क्या होगा, तो इनका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो आप सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धुवन सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट धुवन सोडा के नाम से जानते हैं। अगर उसका उपयोग पढ़े होंगे तो वहां लिखा होगा कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धुवन सोडा या वाशिंग सोडा का उपयोग जल की कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, माने उसकी खारापन को दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए, इसके बाद का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये धातु का कार्बोनेट है, के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसके अभिक्रिया के लिए हम आपको समीकरण बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कल 2 बार गर्म करके हम तोड़े थे इसको, कल मतलब कि पिछले लेक्चर में, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे ना तो क्या क्या बनेगा ये सुन लिया, Na2CO3 आप प्लस H2O आप प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनेगा। अब क्या इसे संतुलित समीकरण लिखे। अब संतुलित समीकरण तो फर्स्ट चैप्टर का बात है, लिख लेते हैं। चलिए, हाइड्रोजन देखिए 2 गो है साइड, एक है तो क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन के बाद किसको चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन चेक करो, 2 गो ऑक्सीजन, 3 गो 6 गो ऑक्सीजन, इधर चेक कीजिएगा, 2 3 6 एकदम ठीक ठाक जा रहा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ठीक ठाक गया। अब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 1 गो 2 गो, यहाँ 2 लगा दिया था, कार्बन का हो गया 2 गो हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अगला बात ये है कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, तब किसकी बारी है, सोडियम की बारी है। 2 गो सोडियम, Na2 तो लगा ही था, 2 गो संतुलित समीकरण हो गया, तो एजेस काम चल जाएगा। नहीं, चलते हैं जगह पे। क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब अगला बोला है कि इसका समीकरण लिखिए, तो भाषा लिखते हैं, तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। क्या इसका संतुलित समीकरण लिखें, तो हाई
मतलब कि कंकाली समीकरण है, असंतुलित है। लेकिन संतुलित समीकरण है तो नीचे लिखा हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा। अभी हम संतुलित करके दिखा के आए हैं तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान से देख लो। कजी तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। संतुलित करने के लिए खाली है दू लगाएंगे, ऑटोमेटिक संतुलित। कौन जादू चल रहा है का? नहीं, जादू नहीं चल रहा है, मेहनत किया गया है। किस तरह से, तो हम आपको बताते हैं किस तरह से मेहनत किया गया है। देखिए इस तरह से मेहनत किया गया है, एक एक चुन चुन करके यहाँ दू लगाए हैं, सब संतुलित हो गया है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्शन में गलती है, मिस्टेक हो गया ना। ना मिस्टेक नहीं हुआ, सुनिए, हेलो ध्यान से सुनिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O होता है, 2H2O लग गया। हम मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हम इसको इधर स्लाइड लेके बता देते हैं आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका सूत्र होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। कहा है इसको जल के साथ गर्म करने पर, सुनिए क्वेश्चनवा का है, कह रहा है जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, गौरा मुरम नहीं करना है, जल के साथ अभिक्रिया कराना था प्लस H2O। अब इसमें कै गो H2O काम करेगा ये सुन लीजिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1.1/2 H2O, और जब ये रिएक्शन कराते हैं ना तो बनता है CaSO4 डॉट 2H2O, और ये था POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम है जिप्सम। अब क्वेश्चन का पूछा है उस पर बात करेंगे, सुनिए क्वेश्चन का है। क्वेश्चन का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो समीकरण है दे जाके लिख लीजिएगा, यही है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.1/2 H2O बनेगा जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए, उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चन है यह अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो हम जिक्र है हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने अकेले नहीं पढ़े अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट में आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि उसमें आपको क्या अच्छा लगा है। वो कमेंट देखने के बाद जो है, मतलब उस टाइप का जो बात जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, जो खराब लग रहा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए हमारी स्पेशल टेक्निकल टीम है जो काम करती है कमेंट पिन करने का, भले कमेंट को चेक करने का काम करती है। तो आप जरूर जुड़े रहिए और इन सब पर ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।